नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। निवेश करना बहुत जरूरी होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि कब कहां कैसे शुरुआत करें। तो यही मदद आपकी योर मनी करता है, ये बताकर कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे छोटी छोटी सेविंग से बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप किसी तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ईमेल है हमारी yourmoney@nw18.com। फेसबुक ट्विटर पे शो लाइव जा रहा है, देख भी सकते हैं। #आस्क योरमनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हर रोज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आज हमारे साथ है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और नवरात्रि चल रही है तो सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, विरल आपको भी। और यूजुअली जब हम देवी कवच का पाठ पढ़ते हैं तो वो ये कहा जाता है कि हर दिन पढ़ना चाहिए ताकि वो आपका प्रोटेक्शन कर सके माता रानी। और जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो कौन से वो 9 ऐसे मंत्र हैं या 9 ऐसे गुरु मंत्र कहें या टिप्स कहें जो कि हर इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पर लागू कर सकता है ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो, कहीं कोई गलती ना हो और बेहतर तरीके से वो अपने फाइनेंसेस प्लान कर सके। तो बताइए विरल, इस नवरात्रि के मौके पर वो 9 मंत्र। नमस्कार दीपाली जी, आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। सही कहा आपने दीपाली कि ये जो 9 दिन होते हैं और ये 9 दिन में हम हर दिन अलग अलग जो दुर्गा माता के अलग अलग जो स्वरूप है उसके बारे में हम सोचते हैं। आध्यात्मिक तौर पे तो डेफिनेटली हम उनके जो दिए हुए मंत्र है वो हमारे जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, बट साथ साथ में हमारा जो फाइनेंशियल लाइफ जो है, हमारी जो वित्तीय जो जीवन है उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो दुर्गा माता के माता रानी के जो 9 स्वरूप है वो कहीं ना कहीं हमको कुछ सीख देकर जाते हैं। तो आज के अगर ये शो में हमको वो लेने हैं तो डेफिनेटली एक एक करके मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ऐसे कौन से नए 9 मंत्र है जो माता रानी के पास से हमको मिलते हैं। पहला अगर हम देखें तो पहला जो दिन होता है तब वो दिन में हम शैलपुत्री ये माता के बारे में हम सोचते हैं, माता ने क्या मंत्र दिए वो सोचते हैं। एक्चुअली अगर हम देखें तो शैलपुत्री मजबूत वित्तीय नींव के साथ उसको हम जोड़ सकते हैं। और जब हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो डेफिनेटली एक हम इमरजेंसी फंड के बारे में सोच सकते हैं कि एक मजबूत स्थिति हमारे फाइनेंशियल लाइफ में कब आ सकती है, जब हमारा बेस काफ़ी अच्छा हो। और बेस अच्छा करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आ गई हमारे जीवन में तो इमरजेंसी फ़ंड, जो हम कॉन्टीजेंसी फ़ंड के बारे में हमेशा बात करते हैं, वो हमारा अगर सही रहता है तो हमारा जीवन भी एक सही तरीके से जो उसकी जो नींव है वो पक्की हो सकती है। वैसे ही अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे दिन की बात करते हैं, ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में जब हम सोचते हैं तो वित्तीय अनुशासन के बारे में सोचते हैं, यानी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। हमारा जो बजट हम बनाते हैं, हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि एक हमारा फाइनेंशियल बजट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। हमको हमारे कैश फ्लो के बारे में पता होना चाहिए, हमारी इनकम कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, हम कितना खर्चा कर रहे हैं, और उसके अनुसार जो एक अनुशासन के साथ हमको जो निवेश करने की जो हमारी रणनीति है वो पक्की करनी है। तो ब्रह्मचारिणी जो माता है वो हमें ये सीख देती है। तीसरा दिन हम चंद्रघंटा माता जो है देवी है उसके बारे में उसकी उपासना करते हैं। और हमेशा ये चंद्रघंटा देवी हमको ये सीख देते हैं कि हम शांत रहना चाहिए। और अगर हम देखें तो हमारे फाइनेंशियल लाइफ में भी हमको पेशेंस रखना है और हमारा जो फाइनेंशियल जर्नी है उसमें हम कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ सोचते हैं हम कि हम ये करते हैं वो करते हैं, मार्केट नीचे गिरा तो हमको क्या करना चाहिए। तो ये जो बात है कि शांत रहना है और निवेश बन के रहना है, निवेशित रहना है, यानी हम ज़्यादा नहीं सोचना है, बट हमको हमारा जो एक
प्लान बनाया है हमने, उसके मुताबिक ही हमको देखना चाहिए, सोचना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और डेफिनेटली जोखिम के बारे में भी कई बार हम सोचते हैं कि जोखिम लेना नहीं लेना, बट जोखिम भी ले सकते हैं, बट उसमें जैसे हम कहते हैं कि भाई एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीज़ के साथ अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल लाइफ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जा सकता है। फिर चौथे दिन की बात करें तो कुष्टमांडा देवी के बारे में बात करें तो हमको ग्रोथ ओरिएंटेड सोचना है, यानी हमारा निवेश भी ऐसा होना चाहिए कि ग्रोथ ओरिएंटेड हो। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में इक्विटी आता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो ये ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी तरीके से दे सकता है, हमारा वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। तो डेफिनेटली हमारा जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तभी हमको इक्विटी को शामिल करना है, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में जितनी ज़्यादा हम समय दे सके उतना हमें वो मौका मिल सकता है हमारी वेल्थ क्रिएट करने का। फिर 5वें दिन की बात करें तो 5वें दिन में स्कंद माता हमें क्या मंत्र देती है कि विकास के साथ साथ संरक्षण यानी प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है। तो हमारे फाइनेंशियल लाइफ में हमको हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से करना है। जो भी इंश्योरेंस हमको ज़रूरत है उसको हमारे जीवन में उसको लेना चाहिए, और उसको अगर हम लेते हैं तो हमारा वो रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है। फिर हमारे पोर्टफोलियो में भी ऐसे फंड्स होने चाहिए कि जो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो बैलेंस करे, जब मार्केट नीचे जाए तो हमको ज़्यादा नुकसान ना हो, तो उससे भी हम सुरक्षित रहे, वो भी ये बात हमको सोचनी है। फिर 6ठे दिन की बात आती है दीपाली जी, तब हम कात्यायनी देवी के बारे में सोचते हैं। और वो देवी ऐसे अगर जब हम उसका स्वरूप देखते हैं तो आक्रामकता दिखती है। डेफिनेटली हम हमारे फाइनेंशियल लाइफ में भी हमको आक्रामक रहना है, राइट। बहुत बार ऐसा कहते हैं कि हम तो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, हम हाई रिस्क में मानते हैं, बट साथ में ये भी सोचना है कि उसके वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ना नहीं चाहिए, उसके वजह से ऐसा ना हो कि हमको बहुत सारा लॉस हो जाए, राइट। तो हमारा जो एक पोर्टफोलियो है कि डेफिनेटली आप जोखिम लीजिए बट रिस्क लीजिए, बट कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, राइट। आप रिस्क कहाँ पे ले रहे हो, किस तरह से ले रहे हो, वो आप जान ले और फिर ही आप आपका जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है वो बनाइए। फिर 7वें दिन की बात आती है, तब हम काल रात्रि जो माता है उसके बारे में सोचेंगे। और ऐसा कहते हैं कि जब हमारा कोई फाइनेंशियल लाइफ में हमारा कोई डेट बढ़ जाता है, तो वो जब डेट बढ़ जाता है तो उसको कम भी करने का कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी हायर इंटरेस्ट रेट वाले डेट जो है उसको पहले ख़त्म करना है। फिर डेट जो है, जो ऋण जो आया है हमारे लाइफ में, उसको कैसे कंसोलिडेटेड करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान केंद्रित करने में हमको मदद करता है जो काल रात्रि माता है। फिर 8वें दिन की बात आती है तो 8वें दिन में महागौरी जो माता है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। उसका स्वरूप के बारे में जब हम सोचते हैं कि वो हमेशा ये डिपिक्ट करता है कि हमारा जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको हमको सरल बनाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है दीपाली जी कि बहुत बार निवेशक जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में ले लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी एक सरल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जब आप उसको लिक्विडेट करना चाहो तब आप उसको लिक्विडेट कर सको, जब आपको उसको समझना चाहो अच्छी तरीके से तब आप सरल भाषा में उसको समझ पाओ, ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और 9वां दिन जब हम आते हैं तब 9वां दिन में हम सिद्धात्री माता जो है उसके बारे में सोचते हैं। और हमको हमारे फाइनेंशियल लाइफ में संतुष्टता भी आने चाहिए कि भाई कितना हमको अचीव करना है, कितने तक हमको हमारे पैर फैलाने हैं, कितना निवेश करना है। वो एक स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो एक टाइम टेन्योर है वो एक उसकी दिशा को एक फिक्स कर हमको आगे बढ़ना है। तो अगर हम देखें तो हर एक दिन
हर एक माता जो हम मनाते हैं, हर एक दिन नवरात्रि का जो दिन मनाते हैं, कहीं ना कहीं हर एक माता हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंत्र देते हैं आध्यात्मिक तौर पे, और वो आध्यात्मिक तौर पे उसको हमारे फाइनेंशियल लाइफ में, वित्तीय जो हमारा जीवन है उसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आज हमने देखा, और कैसे अच्छी तरीके से उसको हमारे जीवन में ला सके, उसको निरंतर उसको ध्यान में भी रखना है कि कैसे उसको सही तरीके से उसको डायरेक्शन दे। तो ये नवरात्रि एक अच्छा ऐसा मौका है कि हमको वापस से उसको रिविजिट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। चलिए, तो आपको समझाया गया है 9 देवियों का क्या रिलेशन है, क्या वो सिखाती हैं और कैसे आप उसे लागू कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग्स पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ जिग्नेश मौजूद हैं, पहले कॉलर फोन लाइन पर। जिग्नेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? पोर्टफोलियो रिव्यू करना, पोर्टफोलियो भेजा है ना जिग्नेश, सवाल पूछिए प्लीज अपना। हाँ, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, हमने पोर्टफोलियो भेजा है। आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं हमारे पास, सिर्फ ये बताइए आपका 8 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है, राइट? हाँ, ठीक है, तो इनका सवाल मैं बता देती हूँ। 41,000 की इनकी SIP चल रही है, 7.25 लाख इकट्ठा कर चुके हैं फिलहाल। और फिलहाल जो फंड्स हैं इनके पास वो मैं बता दूं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 8-8 हज़ार रुपये महीना, DSP निफ्टी स्मॉल कैप 250 और HDFC स्मॉल कैप में ये 5,000 ईच डाल रहे हैं। बाकी 3 और फंड्स है, ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी, क्वांट मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा। यहाँ भी इनका जो एलोकेशन है वो 5,000 ईच है। गोल इनका है 1 करोड़ का इन 8 ईयर्स। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा और इनके गोल पर आपकी राय? दीपाली जी, देखिए वो ओवरऑल 41,000 की SIP कर रहे हैं। उनके पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप फंड है और 3 मिड कैप फंड है, तो डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपरली नहीं है। ओवरवेट ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप के तरफ है। तो यहाँ पे कुछ सजेशन है, आपके पोर्टफोलियो में से आप DSP निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है वो आप निकल जाइए, HDFC का स्मॉल कैप फंड है उसमें से निकल जाइए, और मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है, ये 3 फंड में से निकल जाइए। अभी ये 3 का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो इन्वेस्को का एक मल्टी कैप फंड है वो आप ऐड करिए, PPFS का फ्लेक्सी कैप फंड है वो आप ऐड करिए, और HDFC का फोकस फंड। तो ये 3 फंड जो मैंने कहा उससे निकलकर ये 3 फंड जो मैंने बताइए उसमें आप वो ऐड करिए। अभी रही बात गोल की, अभी देखिए गोल तो अचीव हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा कम वो गोल का जो उनका टारगेट है 1 करोड़ का, ओवरऑल अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी के SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 85 लाख अचीव कर पाएंगे, 15 लाख से वो शॉर्ट रह जाएंगे। तो अगर वो 1 करोड़ अचीव करना है ओवरऑल 8 साल के अंदर, तो डेफिनेटली उनको SIP बढ़ानी पड़ेगी। 9,000 से SIP बढ़ाते हैं, यानी टोटल 50,000 की SIP करेंगे तो 12% अनुमान से वो 1 करोड़ हासिल कर पाएंगे आने वाले 8 सालों में। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं अपने लिए स्ट्रैटेजी। बात करते हैं अगले कॉलर से। अमोल का सवाल है, ईमेल के थ्रू इन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है, और सवाल इनका ये है कि 75,000 की इनकी SIP चल रही है, 10 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और फिलहाल ये 10 से 15 साल का होराइजन लेकर चल रहे हैं। 6 से 8 फंड रखने चाहिए, ये जानना चाहते हैं, तो क्या ये बदलाव करें अपने पोर्टफोलियो में? फिलहाल इनके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं, लंबी लिस्ट है, मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ इनके फंड्स के नाम। इनके पास मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड है, HSBC का स्मॉल कैप फंड है, HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर, HDFC हाइब्रिड डेट, पराग पारिक, ELSS टैक्स सेवर, क्वांट फ्लेक्सी कैप, SBI मैग्नम, साथ ही इन्होंने लिया हुआ है HDFC इंडेक्स, ICICI प्रो ब्लू चिप, बजाज फिनसर्व आर्बिट्राज और बंधन रिटायरमेंट, साथ ही साथ HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा इनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी है, जिसमें ICICI प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 90,000, 41,500 डाले हैं ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ में, 37,000 डाले हैं ICICI प्रो इक्विटी एंड डेट में, 11,000 है बजाज फिनसर्व बैलेंस्ड एडवांटेज में, और 10,000 है क्वांट स्मॉल कैप में। काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो लमसम और SIP का। बताइए सजेशंस। कि पहले तो इतने सारे फंड्स तो डेफिनेटली नहीं होने चाहिए। हमेशा हम यही सजेशन देते हैं दीपाली जी के 6 से 7 फंड रखिए आपके पोर्टफोलियो में, तो भी आपका जो ओवरऑल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल सकता है। तो मैं तुरंत यहाँ पे ये सुझाव उनको ये दूंगा कि कौन से फंड में से निकल जाना चाहिए। HDFC का जो इंडेक्स फंड है उसमें से निकल जाइए, HDFC का जो हाइब्रिड है उसमें से निकल जाइए, HSBC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें से निकल जाइए, मोतीलाल S&P का 500 वाला जो फंड है उसमें से निकल जाइए, ICICI का ब्लू चिप फंड में से निकल जाइए, और बजाज फिनसर्व का आर्बिट्राज फंड में से निकल
जाइए। तो इतने फंड में से निकल जाइए और बाकी जो उसके अलावा जो फंड्स हैं, डेफिनेटली जो एसआईपी बाकी के फंड्स में जो कर रहे हैं उसमें वो बने रहें, ठीक है। लमसम के जितने भी फंड्स हैं सारे फंड्स में से निकल जाइए, क्योंकि कुछ करीबन उनके पास 5 फंड्स है लमसम के। तो वो जो लमसम के जो भी है, क्योंकि देखो अमाउंट भी वैसे देखने जाए तो छोटे छोटे अमाउंट्स उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं कह सकते। तो 6 से 7 फंड रखिए, ठीक है, जिसमें से निकलना है वो तो मैंने ऑलरेडी कह दिया है उनको, बट जो फंड में बने रहना चाहते हैं और बने रहना चाहिए उनको, और ये जो लमसम से जो पैसा आएगा उनको रिडेम्पशन करने के बाद, वही फंड में उनमें से वो जोड़ दे वो जो एसआईपी के फंड में बने रहना है, ठीक है। और जो फंड में से निकलना है उसमें जो एसआईपी चल रही थी वो फंड के भी एसआईपी अमाउंट वो जो फंड में बने रहना है उसमें वो ऐड कर दे। रही बात गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 75,000 की एसआईपी चल रही है अभी। 10 और 15 साल का टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 साल में वो 2 करोड़ हासिल कर पाएंगे और 15 सालों में वो 4 करोड़ 11 लाख हासिल कर पाएंगे 12% अनुमान से। ओके, चलिए, तो आपके गोल पर राय दी गई है, आपके पोर्टफोलियो पर भी सजेशन दिए हैं विरल ने, कौन से वो फंड्स हैं जिनसे आपको एग्जिट करना है वो भी विरल ने यहाँ पर शेयर किए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ विरल भट्ट बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर सुभाष हमारे साथ हैं राजस्थान से फोन लाइन पर। सुभाष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी मैम, मेरी जो एसआईपी चल रही है अभी, इसमें मैं एक मिड कैप ऐड करना चाह रहा था, मोतीलाल ओसवाल, और उसकी जगह ये एग्जिट करना चाह रहा था एक्सेस ब्लू चिप से। एंड मेरा टारगेट अप्रोक्स 5 करोड़ का है आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, तो उसके लिए जाना चाहते हैं, सही है। और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कितना मुझे मिनिमम एसआईपी रखना चाहिए? अभी भी मैं स्टेप अप कर रहा हूँ 10 से 20% एवरी ईयर। ओके ओके, तो ये तो अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी, और यूजुअली ये सलाह भी दी जाती है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने गोल के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी स्टेप अप कीजिए। पहले मैं इनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स शेयर कर देती हूँ विरल। इनके पास जो एसआईपी चल रही है उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप, एचडीएफसी इंडेक्स फंड, क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप है। इन सभी में 10,000 ईच है। साथ ही आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया फंड और एक्सिस ब्लू चिप यहाँ 5,000 ईच है। 60,000 की टोटल एसआईपी, 10 लाख का इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू। हर साल 10 to 20% स्टेप अप कर रहे हैं। क्वेश्चन इनका पहला तो ये है कि एक्सिस ब्लू चिप जिसमें 5,000 रुपये महीना ये डाल रहे हैं, क्या उससे निकल कर ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को ऐड कर लें पोर्टफोलियो में? दूसरा सवाल, 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट, कंसीडरिंग जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है, जो 10 to 20% स्टेप अप की स्ट्रैटेजी है, उसके साथ क्या ये गोल हासिल हो सकता है? देखिए दीपाली जी, टोटल 60,000 की एसआईपी है वाइफ और उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल 10 लाख का पोर्टफोलियो बन चुका है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है अभी। यहाँ पे कैसा है कि स्मॉल कैप फंड है, लार्ज कैप के 2 फंड्स हैं, तो डेफिनेटली पहले तो जो निकलना है एक्सिस ब्लू चिप में से निकल जाए, और मैं सलाह ये भी दूंगा कि क्वांट के स्मॉल कैप से निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी निपॉन स्मॉल कैप उनका वो चल रहा है फंड। ऐड किसको करना है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि ये मार्केट के जंक्शन पे डेफिनेटली वो मल्टी कैप को ऐड कर सकते हैं। तो इन्वेस्टको के मल्टी कैप को ऐड करिए और एक फोकस फंड रखिए जो है एचडीएफसी का फोकस फंड। तो ये एक्सिस ब्लू चिप और क्वांट स्मॉल कैप से निकलकर इन्वेस्ट को मल्टी कैप और एचडीएफसी फोकस में ऐड होना है। अभी 15 साल का टारगेट है, तो 15 साल में कम से कम वो आप 3 करोड़ 88 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो बना पाएंगे 12% अनुमान से। और अगर आपका टोटल अगर आपको गोल हासिल करना है, अभी आप 60,000 की एसआईपी कर रहे हैं, अगर स्टेप अप डेफिनेटली आप कर रहे हैं, पर थोड़ा सा और स्टेप अप और एग्रेसिव होना पड़ेगा। टोटल 90,000 की अगर आपकी एसआईपी बनती है तो 12% अनुमान से आपका जो टारगेट है वो आप हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और सजेशंस दिए गए हैं। एक्सिस ब्लू चिप, साथ ही क्वांट स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। ऐड करना है तो एचडीएफसी फोकस 30 और इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप आप ऐड कर सकते हैं। कशिश उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कशिश, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। कशिश, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो सवाल पूछिए प्लीज।
चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। 23 साल इनकी उम्र है, 15,000 की SIP है, 1 करोड़ का लक्ष्य है। जानना चाहती हैं 1 करोड़ का टारगेट कब तक ये हासिल कर लेंगे। फिलहाल जो पोर्टफोलियो है इनके पास उसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और जेएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप, इन सभी में 2,000 हैं। तो यानी इनके पास 5 फंड है 2,000 ईच, एक फंड है 5,000 ईच। 1 करोड़ का टारगेट जानना चाहती है कब तक हासिल होगा, बताइए। देखिए टारगेट तो उनको 17 साल लगेंगे, 1 करोड़ टारगेट हासिल करना है। अभी 15,000 के SIP से वो कर रहे हैं, तो 17 साल 12% अनुमान से मैं भी लगाऊं तो 1 करोड़ वो 17 साल में हासिल कर पाएंगे। फंड्स में डेफिनेटली चेंजेस करने हैं, पोर्टफोलियो में चेंजेस करने हैं। अभी कैसा है कि 2 लार्ज कैप है, 2 फ्लेक्सी कैप, 1 मिड कैप और 1 स्मॉल कैप है। मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं, वैल्यू फंड ऐड कर सकते हैं, फोकस फंड जैसे फंड ऐड कर सकते हैं। तो निकलना किस में से है? निपॉन लार्ज कैप में से निकलना है और जेएम फ्लेक्सी कैप में से निकलना है। और ऐड किसको करना है? निपॉन का मल्टी कैप ऐड करना है और एक महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और 17 साल लगेंगे उनको ये 1 करोड़ हासिल करने में। ओके, तो 17 साल का समय लगेगा 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने में। थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कीजिए, मल्टी कैप, वैल्यू, फोकस फंड आप ऐड कर सकती हैं। जो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं वो आप नोट कीजिए। आपको निपॉन इंडिया लार्ज कैप से निकलना है, जेएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप से निकलना है। उसकी जगह आप 2 फंड्स जो जोड़ सकती है उसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप और महिंद्रा मनोलाइफ लार्ज एंड मिड कैप है, ये आप कैटेगरी रखेंगी। 17 ईयर्स के होराइजन में आप ये गोल हासिल कर लेंगे अगर आप इसी अमाउंट के साथ कंटिन्यू करती हैं। एक और सवाल लेंगे। मनीष ने सवाल भेजा है गुजरात से। 42 साल इनकी उम्र है, 65,000 की मंथली SIP चल रही है, 18 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है। अब ये कितना समय हो चुका है इनके इस पोर्टफोलियो को, उसकी डिटेल्स तो नहीं है, यानी थोड़ा कॉपस इकट्ठा हुआ है या फिर नहीं, इसकी डिटेल्स नहीं है। बट कंसीडरिंग 18 ईयर्स का होराइजन, 65,000 की SIP, कितना लाइकली अचीवेबल लग रहा है ये टारगेट विरल? फंड्स में इनके बता दूं, इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी, क्वांट स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इन 5 फंड्स में तो 5,000 ईच है, 2,500 ईच है। मेरी एसेट लार्ज मिड कैप। एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो शेयर किया है मनीष ने। इनफैक्ट इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो है। वाइफ के पोर्टफोलियो में ICICI प्रो ब्लू चिप 3,000 ईच, कोटक मल्टी कैप 3,000 ईच, ICICI प्रो मल्टी एसेट 4,000 ईच। तो इन टोटल अगर कंबाइंड पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास 9 म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर 2,500 से लेकर 5,000 की SIP चल रही है। बताइए क्या सजेशन इनके लिए? देखिए मैं भी कंसोलिडेटेड ही उनको मेरा व्यू देना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। मैं कौन से फंड में से निकलना है मैं वो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है। फ्रैंकलिन का और कॉन्ट का जो फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि 3-3 फ्लेक्सी कैप रखे हैं उन्होंने, तो फ्रैंकलिन और कॉन्ट का जो फ्लेक्सी कैप है उसमें से निकलना सलाह दूंगा मैं। ऐड करने में एक इन्वेस्को का मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं और HDFC का एक फोकस फंड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, करंट जो SIP टोटल चल रही है वो 37,500 की चल रही है। ये SIP से आप 2 करोड़ 75 लाख जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। टोटल अगर आप 65,000 की अगर आप SIP करते हैं, टोटल आपकी SIP अगर उसकी वैल्यू 65,000 होती है तो आप 5 करोड़ हासिल कर पाएंगे आने वाले 18 सालों में 12% अनुमान से। हाँ, 65,000 की SIP नहीं है, विरल ने ठीक पॉइंट आउट किया। 37,500 की इनकी SIP चल रही है। 65,000 की SIP इनको करनी पड़ेगी अगर ये अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जो कि 5 करोड़ का है इन 18 ईयर्स। और फिलहाल अगर इसी SIP अमाउंट के साथ जाएंगे तो 3.25 करोड़ के आसपास का फंड कॉपस आप इकट्ठा कर सकेंगे। चलिए विरल के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो विरल की चॉइस के साथ एक कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। विरल बताइए क्या रिकमेंडेशंस हैं? देखिए दीपाली, मार्केट बहुत कंफ्यूज है, वॉलेटाइल है। 4 फंड्स मेरे हिसाब से मुझे लगता है कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना चाहिए। इन्वेस्को का एक कॉन्ट्रा फंड है, वो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सिलेक्टेड स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो अगर आपको लेना है तो HDFC का फोकस फंड है। निपॉन का मल्टी कैप फंड है, क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी काफ़ी यहाँ से अच्छे से रिटर्न्स मिल सकते हैं। और एक मल्टी एसेट जिसमें आप कमोडिटीज़ भी रख सकते हो, इक्विटी भी रख सकते हो, डेट भी रख सकते हो। तो ये 4 फंड मेरे एंड से सजेशन है। तो इन्वेस्को कॉन्ट्रा, HDFC फोकस, निपॉन मल्टी कैप, ICICI मल्टी एसेट फंड, इन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू विरल शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड्स भी शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जारी है। नमस्कार।